असफलता भी एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए यूं ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, जो लोग असफलताओं से सीख लेते हुए अपने लिए नई राहें हमवार करते हैं, दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं, ऐसे तमाम नायकों, हीरो की कहानियों को समेट कर लेकर आते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियां। तो देर किस बात की है, शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। कुछ कर दिखाना इंसान के जज्बे पर निर्भर करता है, ना कि उम्र पर। और दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समय समय पर इस बात को साबित करते रहते हैं कि उम्र तो बस एक नंबर है। अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप धमाल और कमाल दोनों कर सकते हैं। और आज हम आपकी मुलाकात ऐसी ही एक शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिन्होंने इस बात को सच साबित किया है। और वो उम्र के इस पड़ाव में भी जब लोग खुद को बूढ़ा मानकर ज़्यादातर समय आराम से बिताने लगते हैं, वो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही हैं। उम्र के जिस पड़ाव में लोग आराम करने की सोचते हैं, जिस उम्र में लोग कहते हैं कि अब हमसे क्या होगा, उस उम्र में लोगों के लिए एक सशक्त मिसाल बनके उभरी हैं हैदराबाद की रहने वाली 93 वर्षीय मधुकांता भट्ट, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए बेकार पड़े कपड़ों से खूबसूरत हैंडबैग तैयार कर रही हैं। अपने जुनून को जारी रखने में उनकी उम्र कभी भी आड़े नहीं आती। कपड़ा कचरे से पर्यावरण अनुकूल कपड़े के थैले सिलने का उनका उत्साह उम्र के साथ बढ़ता ही जा रहा है। 4 बार सर्जरी कराने के बावजूद 93 वर्षीय मधुकांता भट्ट सिलाई का काम जारी रखती हैं, जो उन्होंने 1950 के दशक में करना शुरू किया था। वो अब तक 35,000 से अधिक कपड़े के बैग मुफ्त में बांट चुकी हैं। मकसद यही कि लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक बने। पूरे उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ मधुकांता कभी भी खाली नहीं बैठना चाहती और पर्यावरण की सुरक्षा में अपने योगदान देने के उद्देश्य से अपना काम जारी रखती हैं। सोफा का कवर बदली करते तो पुराना कवर निकलते नहीं, तो वो मेरी सहेली है भाई साहब, तो उसको मैं बोली तुम पुराना कवर फेंक मत दो। मैं लेके आती थी, मेरे चौकीदार लेके आता था। अभी बड़े घर में बड़े बहुत सारा निकलता था, 4, 5, 6 सोफा का, तो 100 से 80 थैलियां होती थी एक का। उसको धो के कटके करके सब तैयार करके फिर उसको देती थी। वो उसको होना उतर रखते थे, फिर मेरे को बोलते थे तुम रख लो, मेरे को नको। तो मैं काम वाले को, लाइट वाले को, संडास वाले को, कौन भी आए उसको मैं देती थी। लेके जा ठेला, मेरे पास बहुत हो गए ठेले, मैं उसको सबको देती थी। गुजरात के जामनगर की मूल निवासी मधुकांता 19 साल की उम्र में बलवंत राय से शादी के बाद हैदराबाद चली गई थी। उन्हें पढ़ाई, क्रिकेट और सिलाई में गहरी रुचि थी। 1955 में उन्होंने किसी तरह 100 रुपए बचाए और एक सिलाई मशीन खरीदी। बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के उन्होंने सिलाई का काम शुरू किया। कपड़े काटना और डिजाइन करना सीखा और तब से वो लगातार कपड़े सिलने का काम कर रही हैं। पहले अपने परिवार के सदस्यों के लिए और बाद में कचरे से समाज के लिए, जो कचरा अन्यथा लैंडफिल में चला जाता। मधुकांता की उम्र भले ही 90 साल से ज्यादा है, लेकिन उन्हें आराम करना पसंद नहीं है। वो पूछती हैं कि कोई खाली बैठकर क्या करेगा। सिलाई के प्रति मधुकांता का जुनून दूसरे देशों तक भी फैल गया है। उन्होंने पर्यावरण को संरक्षित करने की जरूरत के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अपने बैग विदेश भी भेजे हैं। मधुकांता द्वारा सिले गए कपड़े के बैग की मांग अमेरिका और लंदन जैसे कई देशों में है।
मधुकांता भट्ट के बेटे नरेश भट्ट कहते हैं कि उनकी मां शुरू में परिवार के लिए और बाद में गरीबों के लिए कपड़े सिलती थी और अब कचरे में पड़े कपड़ों से थैले सिलती हैं और उन्हें फ्री में वितरित करती हैं। निश्चित ही मधुकांता भट्ट पर्यावरण की रक्षा करने की अपनी सहज इच्छा से सभी को प्रेरित कर रही हैं और यही बात उन्हें आगे बढ़ाती रहती है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हैदराबाद से श्याम सुंदर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं शिक्षा की। हम जानते हैं कि हर कोई पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन सबकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो अच्छी शिक्षा हासिल कर सके। ऐसे में आपको राजस्थान के जयपुर में ले चलेंगे, जहां पर मस्ती की पाठशाला वंचित तबके के बच्चों के लिए, कच्ची बस्ती में रहने वाले बच्चों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। यहाँ बच्चे खेल खेल में सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ककहरा सीख रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को एक नई सीख भी दे रहे हैं। आइए देखते हैं। कहते हैं बच्चों का भविष्य उनकी शिक्षा पर ही निर्भर होता है। शिक्षा मनुष्य के भीतर अच्छे विचारों का निर्माण करती है, मनुष्य के जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। आज हम बात करेंगे जयपुर के एक शिक्षा के मंदिर की, जो राजधानी जयपुर में कच्ची बस्ती में स्थित है, मस्ती की पाठशाला। इस पाठशाला में न केवल बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ खेल और अन्य गतिविधियों में भी पारंगत हो रहे हैं। मस्ती की पाठशाला में गिनती, पहाड़े, अनाराम, ABCD सिखाया जाता है और लिटिल चिल्ड्रन कम टू मी, आई विल टीच यू। यहाँ बच्चों के जरिए पतंगों पर यातायात नियम लिखकर आम जन को संदेश दिया जा रहा है, ताकि आने वाले साल कोई हादसे का शिकार न हो। गिनती, इंग्लिश, हिंदी सब सिखाते हैं। पतंग बनाना सिखाते हैं, अशोक की पत्तों की माला, और दिवाली पर हमारे को पटाखे बटते हैं। इस मस्ती की पाठशाला को चलाने वाले समाज सेवी अनुज श्रीवास्तव का कहना है कि भिक्षावृत्ति और कचरा बीनकर गुजर बसर करने वाले लोगों के बच्चों को इस मस्ती के पाठशाला के जरिए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इस मस्ती की पाठशाला में अब तक 25 से अधिक बच्चों को शिक्षा का मार्ग दिखाया है। अब ये बच्चे नियमित स्कूल जाने लगे हैं। इनके परिवारों में 7 पीढ़ी से शिक्षा नहीं आई। ये कभी शिक्षा का या तो किसी ने प्रयास नहीं किया या किसी भी तरीके से ये शिक्षा के दरवाजे पे नहीं गए। फिर हमने मस्ती की पाठशाला का एक अभियान चलाया कि हमें यहाँ पढ़ना नहीं है, यहाँ हमें सिर्फ मस्ती करनी है और यहाँ खेल कूद करेंगे, डांस करेंगे, खाएंगे, जिसकी जो इच्छा है वो हम सबके साथ यहाँ सेलिब्रेट करेंगे और उस खेल खेल में, उस मस्ती मस्ती में इनको हम शिक्षा के नज़दीक लेकर आए, शिक्षा का महत्व बताया। मस्ती की पाठशाला में कच्ची बस्ती में रहने वाले निर्धन और जरूरतमंद बच्चे न केवल शिक्षा से जुड़ रहे हैं, साथ ही अपने बेहतर भविष्य को भी दिशा दे रहे हैं। जयपुर से दूरदर्शन समाचार के लिए हनुमान जायसवाल की रिपोर्ट। तो खेल खेल में पढ़ाई, शिक्षा का एक अनूठा अंदाज और साथ ही साथ ऐसे बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देना अपने आप में सराहनीय प्रयास है। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को भी जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार ये सफर जारी है। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत की अपील की है, तब से हम देख रहे हैं कि तमाम लोग स्वच्छता के इस महायज्ञ में आहुति दे रहे हैं और तमाम लोग आगे आ रहे हैं और स्वेच्छा से स्वच्छ भारत की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हम जानते हैं कि पॉलीथीन या फिर प्लास्टिक कचरा जो है वो बहुत खतरनाक होता है पर्यावरण के लिए, क्योंकि ये बरसों बरस तक गलता नहीं है, सड़ता नहीं है और ऐसे में प्लास्टिक कचरे से मुक्त होने की दिशा में भी बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। आपको जम्मू कश्मीर के सादियारा गांव में ले चलेंगे। अनंतनाग ज़िले का ये सादियारा गांव है, जहां की पंचायत ने एक अनूठा मुहिम की शुरुआत की है और उन्होंने मुहिम ऐसी शुरू की है कि आप प्लास्टिक लेकर आइए और बदले में सोना पाइए। सुनने में बड़ा आश्चर्यचकित सा होता है, लेकिन ये सच है। किस प्रकार से ये मुहिम चल रही है आपको दिखाते हैं। कहते हैं कि जो एक चीज एक आदमी के लिए बेकार है, वही दूसरे आदमी के लिए खजाना भी हो सकती है। और इसीलिए दक्षिणी कश्मीर में एक सरपंच ने अपने गांव को कचरा मुक्त बनाने के लिए एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। दक्षिणी कश्मीर में एक सरपंच ने अपने गांव को कचरा मुक्त बनाने के लिए कुछ ऐसा किया है जो आप सोच भी नहीं सकते। फारूक अहमद लोगों को कचरे के बदले में सोने के सिक्के देते हैं। जी हाँ, ये हैरानी वाली बात जरूर है, लेकिन गांव का जो भी इंसान प्लास्टिक के कचरे नदियों नालों में जाने के बजाय इकट्ठा करके उन्हें देता है, उसे वो सोने का सिक्का देते हैं। हालांकि ये कचरा 20 क्विंटल से ज्यादा होना चाहिए। हमने गिव पॉलिथीन टेक गोल्ड का एक नारा दिया और उस नारे को हमने हाल ही में 2 गोल्ड कॉइन्स दी। हमने हर दिन जो है 2 घंटे इसमें रखा और 2 सफाई साथी हमने नियुक्त किए अपने इसमें हलके में। आपको गोल्ड कॉइन मिला है इसमें? बिल्कुल। कितना प्लास्टिक आपने दिया था? करीबन 5-6 क्विंटल उस टाइम मैंने जमा किए थे। कहाँ से, कैसे जमा किया? अपने गांव से ही किए थे जमा। अच्छा, तो कितना टाइम देते थे आप इस अभियान में? मैं करीबन हर रोज 2 घंटे देता था। तो जब लास्ट में देखा तो सबसे ज्यादा मेरा था, मैं अव्वल नंबर पर था, इसलिए मुझे ही दिए गए। पर्यावरण के अनुकूल इस पहल का उद्देश्य सभी गांवों को प्लास्टिक मुक्त बनाना है, क्योंकि गांवों में पर्यावरण के लिए ये एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। प्लास्टिक कचरे का जमाव सीधे तौर पर खराब होते पानी और जमीन की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ है। जिस स्थिति में हमारा पर्यावरण गैर अपघटनीय प्लास्टिक जैसे पॉलीथीन बैग, सैनिटरी पैड, डायपर और खतरनाक कचरे से घिरा हुआ है, अगर इसका समय पर उपचार नहीं किया गया तो हमारी नदियां आने वाले वर्षों में सूख जाएंगी। हमें पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा और हमारी जमीन किसी भी तरह की खेती के लिए अनुपयुक्त होगी। एक जगह यहीं पे हमने साथ में एक जगह रखी है, वहां पे उसको जमा करते हैं और फिर हर 15 दिन बाद उसको हम जमा करके 15 दिन बाद जब हम उसको जमा करते हैं और उसको सेग्रीगेट एट सोर्स करते हैं। एट सोर्स सेग्रीगेट करने के बाद फिर हम प्लास्टिक पॉलिथीन अलग निकालते हैं और जो बोतल्स और जो रिसाइकलेबल चीजें हैं वो अलग निकालते हैं। ये विचार कि यदि लोग पुरस्कार के बदले में पॉलिथीन एकत्रित कर सकते हैं, इस नारे की घोषणा और परिवर्तन से लोग मोहित हो गए हैं। औरतें पॉलीथीन का ढेर लेकर आने लगी और अपना इनाम मांगने लगी। फारूक अहमद पेशे से एक वकील भी हैं। उन्होंने ग्रामीणों को अपने घरों में कचरे के गड्ढे बनाने के लिए राजी किया और ये सुनिश्चित करना शुरू किया कि गीला कचरा बाहर ना निकले। अब यहाँ के लोगों का संकल्प अपनी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरा भरा बनाने का है। पंचायत के मुताबिक पॉलीथीन का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाता है और हर घर को पॉलीथीन के स्थान पर कपड़े के 3 थैले उपलब्ध कराए जाते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कश्मीर से ब्यूरो इनपुट्स के साथ रमा त्यागी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, प्रदूषण से बचाव की दिशा में ये प्रयास कितना सराहनीय प्रयास है। और जब हम बात कर रहे हैं प्रदूषण की, तो प्रदूषण तो पराली जलाने से भी होता है। कितना अच्छा हो कि इसका कोई ना कोई समाधान निकले, और समाधान है भी। अगर पराली को जो सेलेक्टिव भट्टियां होती हैं उनमें जलाया जाए तो उससे बायोचार तैयार होता है, जो कि ऐसी खाद होती है जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है और ज़्यादा बेहतरीन खेती होती है, जिससे किसान
किसान ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और इसके लिए पंजाब में प्रयास हो रहे हैं। आपको दिखाते हैं ऐसे ही कुछ प्रयास कि किस तरह से बायोचार तैयार हो रहा है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। दिन ब दिन प्रदूषित हो रहे पर्यावरण को बचाने, फसलों की रहत को बिना ऑक्सीजन से जलाकर बायोचारकोल प्रोजेक्ट द्वारा जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने और मिट्टी में नमी बनाए रखने के अनेक प्रयास हो रहे हैं। पंजाब में पेप्सिको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग द्वारा किसानों के लिए जिला फतेहगढ़ साहिब के मंडल अमलोहा के गांव ब्रोंगा जेर में सफल किसान बायोचारकोल अभियान चल रहा है। ये किसान जानते हैं कि खुले में पराली जलाने से प्रदूषण होता है, जहां लोग सांस की बीमारियों के संपर्क में आते हैं, जबकि बायोचारकोल प्रोजेक्ट द्वारा स्थापित भट्टी में फसल अवशेषों को जलाने से पराली, मक्का, गन्ना आदि की जो रहद होती है उसे जलाया जाता है। इससे बायोचार कंपोस्ट द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न फसलों में बेहतर उपज और फसल हासिल करने के लिए किया जाता है। इस परियोजना से जहां प्रदूषण कम होगा, वहीं धरती की गुणवत्ता और पानी की क्षमता को बढ़ाया जा सकेगा। यह बायोचार खाद प्रोजेक्ट बहुत ही कम लागत में तैयार किया जाता है और 48 से 72 घंटे में बिना ऑक्सीजन के इस भट्टी में 10 से 12 क्विंटल फसल अवशेषों को जलाकर 2-2.5 क्विंटल बायोचार कंपोस्ट तैयार किया जाता है। तो ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਇਓਚਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੱਚਾ ਕੋਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 1-2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਉਹਦੀ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਇਲ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ आ जाएंगे। बायोचारकोल प्रोजेक्ट को साथ मिला है पेप्सिको इंडिया का, जो इसके लिए किसानों को सभी जरूरी सामान और मशीनें उपलब्ध करा रही है। पहला प्रोजेक्ट पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में स्थापित किया गया है, वहीं दूसरा प्रोजेक्ट कंपनी द्वारा लुधियाना जिले के माछीवाड़ा में स्थापित किया गया है। तो इसमें बायोचार किल्न में एक जो किल्न है जो आप देख पा रहे हैं, और इसका जो फ़ायदा है इस पर्टिकुलर सोल्यूशन का वो ये है कि जो इससे बायोचार बनता है उसमें कार्बन पूरा रिटेन हो जाता है। तो जो ओपन में आग लगाई जाती है उसके अगेंस्ट में यहाँ पे एक तो कार्बन पूरा रिटेन हो रहा है, प्लस जो बायोचार बन रहा है उसकी अपने आप में न्यूट्रिशन कैपेबिलिटीज़ बहुत है। मतलब सॉइल हेल्थ बढ़ाने में, सॉइल की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाने में, वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ये अभियान भारत के उत्तरी राज्यों में पराली जलाने की गंभीर समस्या का समाधान देगा। अब इन लोगों की कोशिश इस अभियान में अन्य क्षेत्रों के किसानों को जोड़ने की भी है, जिससे कि पायरोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से बायोचार खाद का उत्पादन करके भट्टियों में फसल अवशेषों को जलाने का प्रयास जारी रहे। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का ये सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। अगर आप कुछ करने की ठान लेते हैं तो आप अपने इलाके की तस्वीर बदल सकते हैं। आप कुछ ना कुछ नया कर गुजरते हैं और कुछ ऐसा ही किया गया है गुजरात के राजकोट में, जहां पर कुत्तों के लिए सद्भावना आश्रम शुरू किया गया है। जगह जगह जो बेसहारा बेजुबान जानवर हैं और उनको कहीं चोट लग गई है या वो बीमार हैं, उन्हें यहाँ लाया जाता है और उनका मुफ्त इलाज किया जाता है। देखिए ये खास रिपोर्ट।
डॉग्स इंसानों के सच्चे और वफादार दोस्त होते हैं। तमाम डॉग्स लवर इन पर जान छिड़कते हैं। कई बार बीमार कुत्तों की देखभाल के लिए कोई नहीं होता, लेकिन गुजरात के राजकोट में सद्भावना आश्रम शुरू किया गया है। ये आश्रम है जहां आवारा, बेघर और घायल कुत्तों की देखभाल होती है। बीमार कुत्तों का इलाज भी किया जाता है। इस डॉग आश्रम में जूनागढ़, अमरेली और गोंडल समेत राजकोट के आसपास के कई गांवों से कुत्तों को लाया जाता है। करीब 2 महीने पहले 50 कुत्तों के साथ इस डॉग आश्रम को शुरू किया गया था। फिलहाल यहाँ पर 135 कुत्ते रहते हैं जो इसे अपना घर समझते हैं। हमने 2 महीने पहले शुरू किया है। ये शायद गुजरात का तो नहीं पर राजकोट का शायद पहला आश्रम है कि यहाँ इतने सारे डॉग मौजूद है। यहाँ पे अलग अलग बीमारी के डॉग है। कोई ऑर्फन डॉग है, पैरालाइज्ड डॉग है और ये ब्लाइंड डॉग है और कोई एक्सीडेंट में उसका पैर में चोट लग गई है तो ऐसा डॉग भी यहाँ पे मौजूद है। तो टोटल 135 डॉग यहाँ पे अभी मौजूद है। 2 महीने पहले हमें 50 डॉग से शुरू किया था। इस आश्रम में कुछ कुत्ते अनाथ हैं तो कुछ पालतू भी हैं। कई डॉग्स को तो तमाम बीमारियां लगी हुई हैं। कुछ लकवाग्रस्त भी हैं और कुछ अंधे भी। कुछ के हाथ पैर भी टूटे हुए हैं। इमरजेंसी की हालात में ऐसे कुत्तों को यहाँ पर फौरन इलाज मिल जाता है क्योंकि यहाँ डॉक्टर हमेशा मौजूद रहते हैं। यहाँ पे डॉग के ट्रीटमेंट के लिए 24 आवर्स डॉक्टर भी मौजूद रहते हैं तो इसी को कोई दिक्कत न हो। अभी तो हमारे पास इतने डॉग है पर इन फ्यूचर हमें 500 डॉग रखने की भी पूरी व्यवस्था है हमारे पास कि फ्यूचर में 500 डॉग हो जाए तो भी हम रख सकते हैं। इस आश्रम में न सिर्फ इलाज किया जाता है बल्कि बीमार कुत्तों को इलाज देने के लिए यहाँ तमाम तरह की थेरेपी भी दी जाती है, जिसमें एक है संगीत थेरेपी। आपको जानकर हैरानी होगी कि म्यूजिक थेरेपी से कुत्तों का मूड अच्छा होता है और वो खुशी महसूस करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अच्छे काम के नतीजे भी अच्छे ही होते हैं और ऐसे काम लोगों के लिए मिसाल बन जाते हैं, दूसरों को प्रेरणा देते हैं। आपने बंजर ज़मीन पर सोना उगाने की कहावतें तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको बिहार के बांका से ऐसी ही एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां पर लोग बंजर ज़मीन पर लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं और इतना मुनाफा कमा रहे हैं कि आज वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं। कैसे कर पा रहे हैं, आइए देखते हैं। बांका जिले के किसान बंजर जमीन पर लेमन ग्रास की खेती कर आर्थिक रूप से सक्षम हो रहे हैं। किसान बताते हैं कि लेमन ग्रास बंजर जमीनों पर आसानी से हो जाता है और औषधीय गुण की वजह से इसकी बाजारों में अधिक मांग है। स्थिति के चलते इसमें कुछ लगा नहीं पाते थे, पानी का भी स्रोत नहीं था और बांका के डीओ के द्वारा हम लोग को जानकारी दी गई कि लेमन ग्रास लगाइए, इसमें बंजर भूमि है, इसमें लगाइए, आपको बेनिफिट भी होगा। कुछ दूसरा चीज़ नहीं होता था, इसमें लेमन ग्रास लगा दिए, जिसमें एक बार काटते हैं 3 साल तक हम लोग उसको चलाते रहते हैं। सरकार से कुछ लाभ मिला है? अनुदान मिला है। कृषि समन्वयक सुप्रभात बताते हैं कि जिले में 3500 एकड़ से अधिक बंजर भूमि इसकी खेती के लिए उपयुक्त है। वो बताते हैं कि इसके अर्क से निकले तेल को बेचकर किसान 1300 से 1500 रुपए प्रति लीटर तक कमा लेते हैं। किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा क्योंकि बांका जिला में लगभग 3500 एकड़ भूमि जो है बंजर भूमि पड़ा हुआ है और उसका एक ही विकल्प है कि लेमन ग्रास की खेती, क्योंकि इसमें अगर सिर्फ बारिश पड़ जाए तो हम साल में कम से कम 2 फसल ले सकते हैं और इरिगेशन की अगर सुविधा देते हैं तो साल में हम लोग 3 फसल लेते हैं। बांका जिला प्रशासन भी इसकी खेती के लिए किसानों को प्रेरित कर रहा है। जिलाधिकारी अंशुल कुमार बताते हैं कि जिले के 1000 एकड़ जमीन पर लेमन ग्रास की खेती के लिए किसानों को प्रेरित किया जाएगा। बांका जिला परंपरागत तरीके से एक बंजर क्षेत्र है और यहाँ पर आमतौर पे जैसे फसल होती हैं या फिर पेड़ होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा हम लोग उपयोग कृषक नहीं कर पाते हैं उसको आमदनी के लिए। और लेमन ग्रास जो है वर्तमान समय में एक हम लोगों के सामने एक अच्छा उदाहरण है
जिसके तहत पिछले एक वर्ष में हम लोगों ने लगभग 1000 एकड़ के करीब जो है उसमें हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग प्लांटेशन कराएंगे, और लगभग 350 एकड़ पे ये ऑलरेडी प्लांट भी हो गया है। लेमन ग्रास की खेती बांका के किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम कर रही है। उम्मीद है कि इससे प्रेरणा लेकर अन्य जिलों के किसान भी लेमन ग्रास की खेती के लिए प्रेरित होंगे। बांका से नंद कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार पटना। तो कहीं नित नवाचार हो रहे हैं, तो कोई शिक्षा की अलख जगा रहा है, कोई किसी के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ा रहा है, तो कोई समाज को एक नई राह दिखा रहा है। हर दिन इतने सारे प्रयास हो रहे हैं। हमारे देश के लोगों में प्रतिभा और कौशल अपार है, बस ज़रूरत होती है उन्हें एक छोटा सा मौका मिलने की। और जब जब हमारे देश के लोगों को मौका मिलता है, वो कुछ ना कुछ अच्छा और ख़ास करके ज़रूर दिखाते हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, ख़ास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात इसी वादे के साथ। अभी लेते हैं आपसे विदा। आप देखते रहिए हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।